हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जीव विज्ञान के टॉपिक वाइज एमसीक्यू, जिसमें हम लोग सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जीवधारियों का वर्गीकरण। और इससे पहले मैंने आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के टॉपिक वाइज एमसीक्यू के 2 वीडियो प्रोवाइड कराए, क्योंकि हम अल्टरनेट लेकर के चल रहे हैं किसी एक सब्जेक्ट को नहीं, तीनों सब्जेक्ट को एक साथ। ठीक है, तो अल्टरनेट डे पर आपको एक एक सब्जेक्ट के वीडियो देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम इसके थ्योरी के बारे में बात करेंगे और उसके बाद 25 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू कवर करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट थ्योरीज के बारे में, और जहाँ पे जो चीज़ महत्वपूर्ण है आप उसको चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की जो शुरुआत होती है वो कैरोलस लिनियस के द्विजगत सिद्धांत से होती है, जिसे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने जीवों को यानी संपूर्ण जीवों को 2 भागों में बांटा था, एक तो जंतु जगत और एक पादप जगत, यानी इसलिए इनको द्विजगत सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, इसलिए लिनियस को वर्गीकी का पितामह कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसे कहा जाता है, तो वर्गीकी का पिता कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। सन 1753 में कैरोलस लिनियस ने जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया था। तो ये डेट याद रखिएगा, यानी कि ये जो ईयर है 1753 में इन्होंने जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया था। इनके अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द वंश और दूसरा शब्द जो होता है वो जाति से। उदाहरण, मानव का वैज्ञानिक नाम हेमोसेपियंस, जिसमें हेमो जो है उस वंश का नाम है और जिसकी जाति एक सेपियंस है। तो यानी इनके द्वारा जो किसी भी जीवों के बारे में बात की जाती है तो उनका 2 नाम दिया जाता है, जिसमें एक उनके वंश को बताया जाता है और दूसरा उनके जाति को बताया जाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जैव समुदाय के अध्ययन के लिए हमें जीवधारियों के कुछ समूहों में वर्गीकृत करना पड़ता है, ताकि हम समान गुणों एवं संरचना वाले जीवों का अध्ययन एक साथ किया जा सके। आधुनिक जीव विज्ञान में सर्वाधिक मान्यता व्हिटेकर, आर.एच. व्हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण को दी जाती है। यानी 5 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत, या फिर किन्होंने बांटा था पूरे जगत को, तो पूरे जीव विज्ञान यानी पूरे जीव जंतुओं को 5 भागों में बांटा गया था व्हिटेकर के द्वारा। उन्होंने जीवों को जगत नामक 5 बड़े वर्गों में बांटा, जिसमें ये आप 5 जगत देख सकते हैं। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, चौथा पादप और 5वां जंतु। और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं 5 के बारे में डिस्कस करेंगे, और इनसे जुड़े जो भी चीज़ें होती हैं पेपर में पूछे जाते हैं वो सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं मोनेरा से और उसी तरह से आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मोनेरा, यह एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है। तो सबसे पहला जो प्रश्न आपको यही याद रखना है कि एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों जो होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, अर्थात इसमें न तो संगठित केंद्रक होता है और न ही विकसित कोशिकांग होते हैं। इसमें केंद्रिका झिल्ली का अभाव होता है। इसमें से कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है और कुछ में नहीं पाई जाती है। पोषण के स्तर पर ये स्वपोषी, रसायन संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी अथवा विषमपोषी, मृतजीवी, परजीवी दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो मोनेरा के बारे में बस आपको ये याद रखना है कि एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जो जीवों के समूह है वो मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। और साथ ही साथ यहाँ देखिएगा जो जीवाणु है वो किसके अंतर्गत, मोनेरा के अंतर्गत। नील हरित शैवाल भी इसके अंतर्गत आता है। साइनोबैक्टीरिया यानी नील हरित शैवाल को ही साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। और माइकोप्लाज्म, सबसे छोटा जीव माना जाता है माइकोप्लाज्म को। तो ये सब कुछ मोनेरा के अंतर्गत आता है। और ज़्यादातर जो पूछा जाता है कि जीवाणु जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं, मोनेरा के अंतर्गत आते हैं, ये कई बार पूछा गया। अब आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या है कि इसमें एक कोशिकीय यूकैरियोटिक, उसमें हमने देखा था एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक आता है, लेकिन प्रोटिस्टा के अंतर्गत एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं। हालांकि कभी कभी ये बहुकोशिकीय भी होते हैं, जैसे कि केल्प या समुद्री घास। प्रोटिस्टा जगत, पादप, जंतु एवं कवक जगत के बीच कड़ी का कार्य करते हैं। यानी प्रोटिस्टा जो है वो जगत पादप, प्रोटिस्टा जगत पादप, जंतु एवं कवक जगत के बीच कड़ी का काम करता है। इस वर्ग के कुछ जीवों में गमन के लिए सीलिया, फ्रेंजा नामक संरचनाएं भी पाई जाती हैं। कुछ में कोशिका भित्ति भी पाई जाती हैं। इसमें केंद्रिका झिल्ली पाई जाती हैं तथा ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं। उदाहरण की अगर हम बात करें तो एक कोशिकीय जो शैवाल हो गए, डायटम होता है, प्रोटोजोआ होता है, युगलीना, पैरामीशियम, कैरोलेला और अमीबा, ये सभी के सभी प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। और इसमें ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो अमीबा है
अमीबा, शैवाल हो गया और पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा कवक है, ठीक है, जिसको फंगी कहते हैं। ये बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं। ये विषमपोषी होते हैं जो पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, अतः इन्हें मृतजीवी भी कह सकते हैं। इनमें से कई अपने जीवन की एक विशेष अवस्था में बहुकोशीय क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। इन कवकों में काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति होती है, यानी कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, ये प्रश्न पूछा जाता है। कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है। कोशिका भित्ति सेलुलोज अनुपस्थित होता है इसमें। ईस्ट, पेसिलियम, मशरूम आदि इसी जगत के उदाहरण है। तो मशरूम आपको ध्यान रखना, मशरूम क्या है? एक प्रकार का कवक होता है, राइट। पूछा जाता है ईस्ट और मशरूम क्या है, तो एक प्रकार के कवक होते हैं। नेक्स्ट आता है कि सूक्ष्म जीव। संरचना के आधार पर सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण, जैसे कि सब सेलुलर। इस प्रकार की संरचना में डीएनए या फिर आरएनए एक प्रोटीन आवरण द्वारा घिरा हुआ होता है, जैसे विषाणु। विषाणु सूक्ष्म आकार के होते हैं, परंतु ये अपना पोषण स्वयं नहीं करते। इसके लिए इन्हें मेजबान यानी होस्ट की आवश्यकता होता है। ये जीवाणु पौधों एवं जीवों के गुणन कर विधि कर सकते हैं। इन्हें निर्जीव एवं सजीव के बीच के कड़ी माना जाता है। तो ध्यान रखें, ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है कि किसे सजीवों और निर्जीवों के बीच के कड़ी माना जाता है, तो ये वायरस को माना जाता है, विषाणु को माना जाता है। वायरस की खोज रूसी वैज्ञानिक इवान वस्की ने 1892 में तंबाकू के मोज़ेक वायरस की खोज के दौरान किए थे। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि वायरस की खोज किसके द्वारा की गई थी, कब की गई थी? 1892 में की गई थी। कुछ सामान्य रोग जैसे जुखाम, फ्लू, खांसी आदि विषाणुओं के द्वारा होते हैं। पोलियो और खासरा जैसे खतरनाक बीमारियां भी वायरस के कारण बनते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है कि प्रोकैरियोटिक। तो ध्यान दीजिएगा, प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझना होता है। तो प्रोकैरियोटिक, इनकी कोशिका संरचना साधारण होती है, जिसमें केंद्रक एवं उपांग उपस्थित नहीं होते, यानी कि अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। जैसे जीवाणु या प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय सरल जीव होते हैं। यानी जीवाणु किसके अंतर्गत आता है? तो ऊपर में आपने देखा था मोनेरा के अंतर्गत आता है, और मोनेरा में क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक आते हैं, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक। यह प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय सरल जीव है। ये मोनेरा जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं। कुछ बैक्टीरिया जैसे कि नास्टॉक एवं एनाबिना पर्यावरण के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एवं सल्फर जैसे पोषकों के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक के बारे में आपने समझा, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं यूकैरियोटिक क्या है। तो यूकैरियोटिक के अंतर्गत थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इनकी कोशिका संरचना जटिल होती है, जिसमें केंद्रक एवं विशेषीकृत उपांग उपस्थित होते हैं, जैसे प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल आदि। ये सब यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक जो है वो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। अधिकांश कवक परपोषी मृतजीवी होते हैं, जिसमें जनन, कायिक खंडन, विखंडन तथा मुकुलन द्वारा होता है। इनका उपयोग ब्रेड, बियर इत्यादि बनाने में किया जाता है। कुछ कवक मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, जैसे गंजापन, दामा एवं खाद खुजली जो होता है, एक प्रमुख कारण कवक के कारण ही होता है। इसके अलावा फसलों के कई रोग कवक द्वारा फैलते हैं, जैसे गेहूं का रस्ट रोग, खमीर और मशरूम भी कवक ही होते हैं, ठीक है। सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं, प्रायः परजीवी के रूप में अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। ट्रिप्नोसोमा नामक जो निद्रा रोग होता है वो भी प्रोटोजोआ के कारण होता है। साथ ही साथ मलेरिया, पेचिस जैसे रोग भी प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। और ये सब हमने कई सारे वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ था कि प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं, ठीक है। अब एक छोटा सा पॉइंट मैंने यहाँ भी लिखा रखा है कि सर्दी जुकाम तथा फ्लू में एंटीबायोटिक दवाएं प्रभावशाली नहीं होती हैं, क्योंकि ये रोग विषाणुओं के द्वारा फैलते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसलिए भी होता है कि सर्दी जुकाम तथा फ्लू में एंटीबायोटिक काम नहीं करते हैं, ज़्यादातर काम नहीं करता है। अब नेक्स्ट आता हमारा कि पादप। तो पादप में क्या है कि यह सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति होती है, यानी पादपों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि हमने ऊपर में देखा था कि कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, ठीक है। वाले बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों का समूह है। यह स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा स्वयं का भोजन बनाते हैं। स्वपोषी मतलब खुद से अपना भोजन तैयार करते हैं। अतः क्लोरोफिल धारक सभी पौधे इस वर्ग के सदस्य होते हैं, पादप के अंतर्गत आते हैं।
इनका शरीर ऊतकों एवं अंगों से निर्मित होता है। पादपों को निम्न उपवर्गों में बांटा जाता है, यानी पादप को अलग अलग वर्गों में बांटा गया, जैसे थैलेफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया, तो वो हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले थैलोफाइटा देखते हैं। इन पौधों के शरीर के सभी घटक पूर्ण रूपेण विभेदित नहीं होते, अर्थात इनकी संरचना मूल तना और पत्तियों में विभाजित नहीं होती है। इस वर्ग के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। ये मुख्यतः जलीय पादप होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे यूलोथिक्स, स्पाइरोगाइरा। ये पूछा जाता है कि स्पाइरोगाइरा क्या होता है, किसके अंतर्गत आता है, तो थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत देखेंगे कि इस वर्ग के पादपों में जल तथा अन्य चीजों का शरीर के एक भाग एक दूसरे में संवहन के लिए विशिष्ट संवहनी ऊतक नहीं पाए जाते हैं। संवहनी ऊतक मतलब फ्लोएम और जाइलम नहीं होता है। ठीक है, ये पादप तथा तनों जैसी संरचना में विभाजित होते हैं। इस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए मॉस यानी कि फ्यूनेरिया और मार्केसिया आदि ये सब होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा इनका पिक्चर भी दिखाया गया आपको। इसके बाद हम बात करते हैं टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा में याद रखना है कि इन पौधों का शरीर जड़, तना और पत्तियों में विभाजित होता है। इसमें संवहन ऊतक भी उपस्थित होते हैं। संवहनी ऊतक मतलब कि जाइलम और फ्लोएम उपस्थित होता है। उदाहरण फर्न, मार्सिलिया, हर्स्टेल इत्यादि। उपयुक्त तीनों वर्गों के पादपों में जननांग अप्रत्यक्ष होते तथा इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। अब यहाँ पे देखिए, मैं छोटा सा एक बार तीनों के बारे में डिस्कस करूंगा फिर से, ताकि और भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आए। जैसे सबसे पहले हमने थैलोफाइटा देखा था, तो थैलोफाइटा के बारे में क्या क्या चीज़ें थोड़ा सा जानना है। ये पादप जगत के अंतर्गत आने वाले गैर संवहनी पौधों का एक समूह होता है। ये आमतौर पर नम या गीले स्थानों पर पाए जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन पौधों में वास्तविक जड़ें और संवहनी ऊतक यानी कि जाइलम और फ्लोएम का अभाव होता है, जो पानी और खनिजों के परिवहन के लिए आवश्यक होता है। इसमें अभाव होता है। ठीक है, नहीं होता है। यह स्वपोषी प्रकृति के होते हैं। इस समूह के अधिकांश सदस्य स्वपोषी होते हैं। आरक्षित भोजन स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। इस समूह से जो संबंधित पौधे हैं, आप यहाँ पे स्पाइरोगाइरा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उल्वा है, कैरा है, लेकिन स्पाइरोगाइरा थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद हम यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे कि एक लाइन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पीछे वाले में देखे, आप इसमें एक लाइन मेंशन नहीं था तो मैंने एक लाइन मेंशन किया है कि उनका शरीर जटिल रूप से विभेदित नहीं होता। ये थोड़ा सा लाइन आपको ध्यान में रखना है, मतलब कि उनका जो शरीर होता है वो पूरी तरह से विभेदित नहीं होता। अब आता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है कि इसे वनस्पति जगत का उभयचर माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि ये पादप जगत के अंतर्गत आने वाला गैर संवहनी पादप का समूह है, वो भी था, लेकिन इनका शरीर थोड़ा विभेदित होता है। इसमें जड़ें, तने और पत्तियां होती हैं। ये आमतौर पर नम एवं गीले स्थानों पर पाए जाते हैं। उन्हें वनस्पति जगत के उभयचर के रूप में जाना जाता है। ये लाइन याद रखना है कि निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, तो याद रखना है कि ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें निषेचन की प्रक्रिया के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ये फूल रहित, बीज रहित पौधे होते हैं। इस समूह के अधिकांश सदस्य स्वपोषी होते हैं। आरक्षित भोजन स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है। इस समूह में जो पौधे आते हैं, आप यहाँ पे इनके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टेरिडोफाइटा। ये प्लांटी जगत के अंतर्गत संवहनी पौधों का समूह है। दोनों में संवहनी नहीं पाया जाता, लेकिन इसमें पाया जाता है। इस समूह के सदस्य सबसे आदिम जीवित संवहनी पौधे होते हैं। मुख्य पादप शरीर की बीजाणु उद्भिद होते हैं। पौधे सम बीजाणुविक या फिर विषम बीजाणुविक हो सकते हैं। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इसमें नर प्रजनन अंग होते हैं, जिन्हें हम लोग, जैसे कि देखिए, नर प्रजनन अंग जो होता है इन्हें एथेरिडिया कहा जाता है, और मादा प्रजनन अंग जिन्हें हम लोग आर्केगोनिया कहा जाता है। तो ये दो वर्ड जो है आप इनको याद रखिएगा कि ये टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आता है। राइट, इस समूह से संबंधित जो पौधे हैं, जैसे मार्सिलिया हो गया और एजोला हो गया, ये दो थोड़ा सा याद रखना। अब आता है जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है कि ये पौधे नग्न बीजी होते हैं, अर्थात इनमें बीज फलों के अंदर नहीं होता है। यानी कि पुष्प तो होता है लेकिन बीज नहीं होता है। वैसे बहुवर्षी, सदाबहार और काष्ठकीय होते हैं, जैसे पाइनस और साइकस। ठीक है, जिम्नोस्पर्म क्या होता है, तो ये नग्न बीजी होते हैं, अर्थात जिनके बीज फलों के अंदर नहीं होता। राइट, अब आता है एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म में क्या देखते हैं
कि इन पौधों के बीज फलों के अंदर बंद रहते हैं। इनके बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है जो बाद में फल बन जाते हैं। इन्हें पुष्पी पादप भी कहा जाता है। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर एंजियोस्पर्म को दो भागों में बांटा जाता है, एक बीजपत्री और एक होता है द्विबीजपत्री। तो ये हम अलग वीडियो में कभी बाद में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो पांचवा पॉइंट था जंतु। जैसे हमने जो 5 जगत वर्गीकरण में मोनेरा देखा, प्रोटिस्टा देखा, कवक, पादप और लास्ट जो आता है वो जंतु है। तो जंतु के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया कि यह यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय विषम पोषी प्राणियों का वर्ग है जो कि कोशिका भित्ति रहित कोशिकाओं से बना होता है। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि जंतु हम बाद में पढ़ेंगे तो वो हम देखेंगे। बस 5 पॉइंट्स के बारे में हमें बताना था, ये हमने आपके साथ डिस्कस किया। ठीक है, अब चलिए हम MCQ को शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डील करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि द्विनाम पद्धति को किसने प्रतिपादित किया था। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो द्विनाम पद्धति को कैरोलस लिनियस ने प्रतिपादित किया, तो यहाँ पे सी हो जाता है। मोनेरा जगत का सदस्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो जीवाणु होते हैं वो मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे हम बैक्टीरिया देखेंगे, बैक्टीरिया जो है वो आते हैं, तो सही होगा ऑप्शन ए। वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो 2 पॉइंट्स दिया गया, दोनों को पढ़िए, बताइए कौन सा सही है। और इसमें से ज़्यादा जो प्रश्न है वो NCERT से लिया गया, NCERT से हमने लिया। तो यहाँ पे देखिए RH व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण में वायरस अनुपस्थित था। बिल्कुल, उनके 5 जगत वर्गीकरण में जो डिस्कस किया गया था तो वो उसमें क्या था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु था। तो उसमें वायरस के बारे में डिस्कस नहीं था, तो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट की यह अकोशिक जीव होते हैं, तो ये भी सही है वायरस के बारे में, ये कि अकोशिक जीव होते हैं। तो दोनों के दोनों कथन सही, सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट आता है कि जीवाणुओं में नहीं होता है। तो जीवाणुओं में नहीं होता है, हमने इसके बारे में कई बार कई अलग अलग वीडियो में बात किया कि जीवाणुओं में कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, सूत्रकर्णिका नहीं होता है। तो ये सी बिल्कुल सही बन जाता है। मानव में कवकों द्वारा उत्पन्न की एक सामान्य व्याधि कौन सा। व्याधि मतलब यहाँ पे आपका रोग हो जाएगा, कौन सा रोग है। मानव में कवकों द्वारा उत्पन्न होने वाले जो रोग होते हैं जिसमें से आप देखेंगे रिंगवॉर्म्स। ठीक है, रिंगवॉर्म्स यहाँ पे हो जाएगा डी। अगला प्रश्न कि दलहनी पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाने वाले जीवाणु का नाम लिखिए जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेने वाले यहाँ पे अगर हम देखें दलहनी पौधों में खास करके तो राइजोबियम लेगुमिनेरस जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सी करेक्ट है। अगला प्रश्न कि प्रोटिस्टा जगत के प्राणी होते हैं। प्रोटिस्टा जगत के, तो प्रोटिस्टा में हमने क्या देखा था, एक कोशिकीय तो होता है लेकिन उसमें क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सुकेंद्रीय एक कोशिकीय जीव इसके अंतर्गत आते हैं, सुकेंद्रीय एक कोशिकीय जीव, ऑप्शन डी। 5 जगत वर्गीकरण पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो 2 पॉइंट से पढ़िए, बताइए कौन सा कथन सही है। तो पहला कि यह पद्धति RH व्हिटेकर द्वारा प्रस्तावित की गई थी, जो कि बिल्कुल सही है। इसमें प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया तथा नीलहरित शैवाल को एक ही समूह में रखा गया। तो क्या ये सही है। तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोकैरियोटिक जो बैक्टीरिया है और नीलहरित शैवाल दोनों एक ही समूह में रखे गए हैं, तो सही होगा ऑप्शन सी। दोनों के दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न की 5 जगत वर्गीकरण पद्धति को प्रस्तावित किसने किया था। तो ये प्रश्न आपने डिस्कस कर लिया, गेस कर सकते हैं। वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। तो वर्गीकरण की सबसे बड़ी जो इकाई होती है वो आपका जगत है और सबसे छोटी इकाई होता है जाति। ठीक है, जाति जो है सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई याद रखिएगा, सबसे छोटी इकाई जाति, सबसे बड़ी इकाई जगत। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो 1, 2, 3 तीनों पॉइंट को पढ़ना है, बताना कि कौन सा कथन सही है। तो आराम से वीडियो को रोकिए और बताइए सही क्या होगा। तो पहला पॉइंट है कि कवकों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की, जबकि हरित पादपों यानी पादपों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ये पॉइंट गलत है क्योंकि ये उल्टा कह रहा है। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। याद रखने के लिए मैंने आपको बताया कि क से कवक तो क से काइटिन, ये याद रखिएगा, क से क मिलेगा। ठीक है, कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है जबकि पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की, तो ये पॉइंट गलत हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है कि
पादप जगत के सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति उपस्थित होता है, तो ये सही है। सेकंड की पैरामीशियम तथा अमीबा कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है, ये भी सही है। तो दोनों के दोनों सही है, तो 2 और 3 सही होगा, केवल हम यहाँ पे टिक करेंगे ऑप्शन सी को। बैक्टीरिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो देखिए, पहला पॉइंट है कि सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत, तो बिल्कुल सही है। और नॉस्टॉक और एनाबीना नामक बैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, तो ये भी सही है, तो सी को टिक कर सकते हैं। दोनों के दोनों कथन सही। निम्नलिखित में से किसको साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? तो आप बता सकते हैं कि साइनोबैक्टीरिया किसे कहते हैं। 13 का राइट आंसर आप नीचे कमेंट करके बताना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 13 का करेक्ट आंसर आप खुद बताएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों को पढ़िए, बताइए कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि बैक्टीरिया लैंगिक प्रजनन करने में सक्षम होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है कि बैक्टीरिया लैंगिक प्रजनन करने में सक्षम होते हैं। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती है, ये भी सही है। और माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका है जो बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकती है। तो ऊपर हमने बात किया था कि ना कि माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है, तो तीनों के तीनों पॉइंट्स यहाँ पे सही होगा, डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न की प्रोटिस्टा जगत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक को रखा जाता है, तो ये याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक प्रोटिस्टा के अंतर्गत नहीं आता। जैसे कि ये मत याद रखना कि प्रो से प्रोटिस्टा तो प्रो से प्रोकैरियोटिक, ये उल्टा होता है। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत यूकैरियोटिक आता है, ठीक है। मोनेरा के अंतर्गत प्रोकैरियोटिक आते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। प्राथमिक रूप से इस जगत के सदस्य जलीय होते हैं, तो ये भी सही है। दोनों के दोनों कथन सही होगा, सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन निद्रालु व्याधि नामक बीमारी का कारक होता है? तो निद्रालु, तो ध्यान रखना है कि निद्रा के लिए हमने क्या देखा था, जो कि ट्रिप्नोसोमा, ठीक है, ट्रिप्नोसोमा यहाँ पे ए होगा। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि क्लैमाइडीमेनस को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो ये कवक के अंतर्गत आता है, ठीक है, कवक के अंतर्गत आता है। कवक में कोशिका भित्ति बनी होती है, ये भी अब आपको ही बताना है, मैंने आपको बता दिया है कई बार। तो बताइए कि कवक में जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? 18 का सही आंसर बताइए आप। द्विनाम पत्ती का अभिप्राय क्या है? द्विनाम पत्ती में जो अभिप्राय है वंश और जाति, ठीक है, वंश और जाति, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन मोनेरा समूह में है? तो मोनेरा समूह में कौन आता है? तो मोनेरा के अंतर्गत सभी जीवाणु आते हैं, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था, सही है। हिपोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है, ये भी सही है, तो सी को टिक करेंगे। 1 और 2 दोनों सही होगा। रोडोफाइसी के सदस्यों को कौन सा शैवाल कहते हैं? ये क्वेश्चन एनटीपीसी के पेपर में पूछा जा चुका है। रोडोफाइसी के सदस्यों को कौन सा शैवाल कहते हैं? तो इसे रोडोफाइसी जो है इसे लाल शैवाल के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी लाल शैवाल। निम्नलिखित पर विचार करिए। निम्नलिखित पर विचार करिए। आपको ये बताने कि उपरोक्त पादपों में कौन कीटभक्षी है? कीटभक्षी पादप है। तो यहाँ पे देखिए, विल्डरवर्ट और विनस फ्लाईट्रैप, ये दोनों के दोनों जो है वो कीटभक्षी पौधे के अंतर्गत आते हैं, लेकिन अमरबेल नहीं आता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 और 2 सही है, 1 और 2, ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं। पादप जगत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पादप जगत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसके अंतर्गत यूकैरियोटिक आते हैं जिनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, तो पादप जगत के अंतर्गत तो ये सही है। नेक्स्ट है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, ये भी सही है, जबकि कवकों की काइटिन की बनी होती है। तो यहाँ पे दोनों कथन सही होगा, सी करेक्ट है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और इस तरह की रोजाना वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। निम्न में सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो सबसे छोटा जीव आपको बताना है कि कौन है। तो सबसे छोटा जीव क्या होता है? माइकोप्लाज्मा, जो कि बिना ऑक्सीजन के भी रह सकता है, तो सही आंसर ऑप्शन सी। अब आप ये बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, कम से कम अपने फ्रेंड के साथ अपने ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें। और बाकी के जो भी वीडियोज़ हैं हमारे चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।